टॉपिक देख रहे हैं हमारा 3D जो है हमारे पास RBSE 12th मैथ्स का 14 चैप्टर है। तो जो एक्सरसाइज है आपके पास 14 नंबर, उसका जो एक्सरसाइज है वो 3D त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविमीय ज्यामिति में अगर हम बात करें तो इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर निर्देशांक ज्यामिति की अगर हम बात करते हैं तो त्रिविमीय ज्यामिति से पहले आपका जो बेसिक है वो आपने अपनी 10th क्लास में डिस्कस किया है। 10th क्लास में आपने किसी भी निर्देशांक ज्यामिति को डिस्कस किया है, वहाँ पे समझा है, वहाँ पे कुछ बेसिक जो नॉलेज है आपका वहाँ से कंसिडर किया है। तो हम सबसे पहले आपको वो बेसिक नॉलेज को रिकॉल करते हैं, तो देन हम त्रिविमीय ज्यामिति को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम इसका आगे का पार्ट देखेंगे कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले हम निर्देशांक ज्यामिति जो आपने अपनी 10th क्लास में डिस्कस की थी, तो सबसे पहले उसका थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हम यहाँ से देख सकते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति आपका वो हम यहाँ से देखेंगे। तो आपने 2D को स्टडी किया था, यानी 2 डायमेंशन को आपने देखा था। ये 2 डायमेंशन था आपके पास, जिसमें ये एक्स एक्सिस था और ये इधर से आपके पास एक्सिस और ये वाई एक्सिस और इसका रिवर्स वाई एक्सिस था। किसी भी पॉइंट को जब आप डिनोट करते थे तो आप इस फॉर्मेट में एक्स और वाई में डिनोट करते थे। एक्स आपके पास भुज था, वाई आपके पास कोटि था। एक्स जो है, एक्स को आप भुज बोलते थे, वाई को आप कोटि बोलते थे, और ये जो एक्स वाई है वो किसी भी पॉइंट की निर्देशांक थे। आपने इस तरीके से इसको बेसिक देखा। तो वहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया था कि अगर इसके अंदर आपके पास कोई 2 पॉइंट है, पॉइंट ए और बी, तो पॉइंट ए और की कोऑर्डिनेट निर्देशांक अगर x1 और y1 है, बी के निर्देशांक हमारे पास अगर x2 y2 है, तो सबसे पहले आपने दूरी सूत्र देखा था। जो दूरी सूत्र है आपके पास वो आपने डिस्कस किया था कि जो दूरी सूत्र है हमारे पास वो हमने यहाँ से निकाला था कि दूरी सूत्र हमारे पास क्या है। तो बेसिक अगर हम देखें तो जो दूरी सूत्र है आपके पास, दूरी सूत्र का आपके पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इससे आपने दूरी सूत्र निकाला था। फिर आपके पास था सेक्शन खंड सूत्र। खंड सूत्र में भी आपने डिस्कस किया था। खंड सूत्र में आपके पास क्या था कि दो लाइन, एक लाइन है हमारे पास AB और उस लाइन के निर्देशांक x1 और y1 हमें अगर दिए हुए हैं, B के निर्देशांक x2 और y2 अगर हमें दिए हुए हैं, तो इस लाइन को कोई तीसरा बिंदु C अंतः विभाजित करता है और बाहरी विभाजित करता है। जब वो इसको अंतः विभाजित करता है तो किसी अनुपात में विभाजित करता है, वो अनुपात है आपका m/n। और इसी तरीके से कोई बाहरी बिंदु हम यहाँ पे ले सकते हैं D, तो इसको बाहरी विभाजित करेगा। तो अंतः विभाजित करने वाले बिंदु C के निर्देशांक आपके पास थे x y। तो जो C बिंदु है उसकी निर्देशांक है हमारे पास x और y, और उसकी निर्देशांक आपने इस तरीके से फाइंड किए थे। x जो था आपके पास वो था m(x2) प्लस n(x1) अपॉन m प्लस n, और जो y निर्देशांक था आपके पास वो था my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। और इसी के साथ आप देख सकते हैं अगर ये बिंदु C इसी रेखाखंड को अगर बाहरी विभाजित करता है तो उस केस में इसकी जो प्लस साइन है उसकी जगह आपके पास माइनस साइन आ जाएगा। तो इसी के साथ अगर C जो बिंदु है वो इसको 2 बराबर भागों में विभक्त करता है, या मध्य बिंदु है C अगर मध्य बिंदु है, तो उस केस में इसके जो निर्देशांक हैं x के वो है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y जो है वो है y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये बेसिक जो है आपका निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, वो आपने अपने 10th क्लास में इसका जो बेसिक नॉलेज था वो आपने वहाँ पे डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविमीय निर्देशांक में अगर आप देखेंगे कि आपने उस केस में x एक्सिस y एक्सिस दो x एक्सिस को देखा था, या फिर तीसरी एक्सिस भी होगी जो है आपके पास z एक्सिस। तो इस केस में अगर हम एक एग्जांपल कंसीडर करें, एग्जांपल हमने देखा कि घन का हम एक एग्जांपल लेते हैं और इस घन को त्रिविमीय इसकी त्रिविमीय निर्देशांक में इसको दर्शाते हैं। तो दर्शाने के लिए सबसे पहले आपने क्या लिया, ये आपके पास त्रिविमीय निर्देशांक है, यह है x, यह है y एक्सिस और यह आपके पास z एक्सिस। ये पॉइंट जो O है वो आपका ओरिजिन है, जिसके निर्देशांक आपके पास 0 0 0 होंगे। तो सबसे पहले अगर हम किसी भी घन को इस त्रिविमीय ज्यामिति में अगर दर्शाएं तो वो हम दर्शाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि उसके अलग अलग पॉइंटों के निर्देशांक क्या होंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे जा सकते हैं। और उसमें ये दर्शाने के बाद हम ये देखेंगे कि त्रिविमीय
त्रिविमीय ज्यामिति में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो वो सारी चीज़ हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं वहाँ पे घन को ड्रॉ करता हूँ। तो घन को मैंने यहाँ से ड्रॉ करने के लिए ड्रॉ किया। ये हमारे पास एक घन है जिसको हमने त्रिविमीय ज्यामिति में इसको दर्शाया है। इसके अगर पॉइंट देखेंगे ये हमारे पास ए बी सी डी ई एफ, ये पॉइंट है आपका जी। इन सभी पॉइंटों के अगर हम निर्देशांक निकालें तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें किस टाइप की प्रॉब्लम्स आपके पास बन सकती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एफ डी डिस्टेंस बताओ। तो वो सबसे पहले अगर त्रिविमीय ज्यामिति के बारे में अगर अपन डिस्कस करें बच्चों, तो त्रिविमीय ज्यामिति अगर मैं बच्चों का एक्सपीरियंस शेयर करूं तो कहीं ना कहीं ये जो चैप्टर है वो बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। और उसका कारण ये होता है कि इस चैप्टर को अगर आप अच्छे से समझते हैं तो थोड़ा सा आपको उसको विजुअलाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन है उनको इमेजिन करके देन हमें सॉल्व करना है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला लेट के हम क्वेश्चन वन टाइम तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप मतलब आप उसको अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पूरा आपको प्रॉब्लम को थोड़ा सा इमेजिन करना होगा। और अगर आपने इसको प्रॉब्लम को अच्छे से इमेजिन किया तो आप देखेंगे जो 3D है आपका वो काफ़ी इजी चैप्टर है। 3D जो चैप्टर है ये आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वेक्टर जो सदिश है उसका बेस है। अगर आपका सदिश अगर अच्छे से है तो आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जिन बच्चों का अगर सदिश अगर उन्होंने अच्छे से नहीं किया है तो सबसे पहले अपने सारे वीडियोस को देखो और उन वीडियोस को अच्छे से देख के अपना होमवर्क कंप्लीट करके अपना जो नॉलेज है उसको थोड़ा सा इन्हांस करो, अच्छे से उसको बना लोगे। तो देन अगर हम 3D को अगर डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छा आपको ये समझ में आने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको इसको विजुअलाइज करना है। और विजुअलाइज करने के लिए इसको देखिए आप, अगर आपसे पूछा जाता है कि एफ डी डिस्टेंस फाइंड कीजिए, अगर मुझे ये बोला जाए दूरी एफ डी फाइंड कीजिए, एफ डी का मान क्या है, एफ डी जो है उसकी दूरी क्या है, एफ डी ये वाला जो है ये कितना है, अगर ये मुझसे पूछा जाए तो मैं कैसे फाइंड करूँगा। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ से बेसिक अगर देखें तो इनकी सबकी निर्देशांक मेरे को पता होना चाहिए। तो ये अगर एक्स एक्सिस पे है, इस सी के निर्देशांक होंगे एक्स एंड 0 एंड 0, इस पॉइंट की निर्देशांक होंगे 0 y 0, ये जो है ये आपका 0 0 एंड z। ये आप देखिए ये आपका एक्स जेड में है, इसके लिए कोऑर्डिनेट होंगे आपके निर्देशांक होंगे एक्स होगा 0 होगा z होगा। इसके बाद देखिए आप ये जो पॉइंट है एक्स वाई होगा इसमें, लेकिन z 0 होगा आपका। f जो है आप देख सकते हैं y z होगा लेकिन x 0 होगा आपके पास। और जो g है आपके पास उसकी निर्देशांक आपके पास x y और z, क्योंकि ये 3 डायमेंशन में है। ये आप देख सकते हैं कि x y और z यहाँ पे ये है, ये पॉइंट आपका इस तरीके से है जो हमने इसके परपेंडिकुलर है। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसके सारे आपने विजुअलाइज किया। तो आपने देखा कि अब मैं अगर मुझे एफ डी अगर फाइंड करना हो तो मैं दूरी सूत्र से इसकी डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। तो एफ डी निकालने के लिए आपने इसको वर्गमूल में लिया, x1 माइनस 0 या x माइनस 0 y माइनस y और 0 माइनस z का स्क्वायर करेंगे तो आप ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस आएगी वो किस तरीके से रिएक्ट करती है, किस तरीके से आ रही है, इसकी बेसिक जो चीज़ें हैं वो यहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। तो आपने देखा कि सर इसमें क्या है मेरे पास, तो अगर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को अगर मैं मूल बिंदु के सामने साथ समझने की कोशिश करूँगा तो ये मेरे पास एक रेखा है। तो आप देखेंगे इसमें आप रेखा और समतल के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। आप इस केस में आप रेखा के बारे में पढ़ेंगे और समतल के बारे में पढ़ेंगे। तो रेखा और समतल के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। तो रेखा और समतल की क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम अलग अलग प्रकार की रेखाओं की समीकरण यहाँ पे देखेंगे। उन रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, वो रेखाएं एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करती हैं, कब एक दूसरे को काटेंगी, कब एक दूसरे के समांतर होंगी। समतल के बारे में देखेंगे कि वो जो समतल होंगे हमारे पास, जैसे ये एक समतल है तो ये समतल की इक्वेशन क्या होगी, अलग अलग जो समतल है इनकी हमारे पास क्या समीकरण बनेगी, समतल और रेखा के बीच में क्या रिलेशन होगा, समतल और रेखा के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, या फिर उनकी न्यूनतम दूरी क्या होगी, या एक समतल को एक रेखा किस तरीके से कट करेगी, या जो समतल है उनकी डिफरेंट रेखा के साथ कैसे इक्वेशन क्या होगी, वो सब हम इस त्रिविमीय ज्यामिति में हम डिस्कस करने वाले हैं।
तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि 3D में जो हम पढ़ने वाले हैं वो रेखा और समतल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो रेखा और समतल के बारे में पढ़ने के लिए तो सबसे पहले हमने देखा कि किसी भी घन को हमने त्रिभुज में दर्शाया, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसको थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करना है, पॉइंट को समझना है। अगर ये डिस्टेंस अगर आप फाइंड करते हैं, ये दूरी आपने निकाली, दूरी जब निकल के आया तो उसमें कौन कौन से कोऑर्डिनेट है उनको थोड़ा सा आपको बारीकी से सोचना है कि उसका मीनिंग क्या है। तो ये हमने बेसिक देखा। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा त्रिविमीय ज्यामिति। तो त्रिविमीय ज्यामिति में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है आपका एक रेखा की दिक्कोजें। रेखा की दिक्कोजें टॉपिक है आपका रेखा की दिक्कोजें। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि किसी भी रेखा की दिक्कोजें क्या है, इसका मीनिंग क्या है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो आपके पास सपोज ये अगेन हम आपके पास एक त्रिविमीय निर्देशांक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। और इसके अंदर आपके पास एक दिष्ट रेखा है, ये एल कोई दिष्ट रेखा है, एक ऐसी रेखा जिसको आपने एक डायरेक्शन दे रखी है, दिशा दे रखी है। और उसके अंदर आपके पास एपी, ये हमारे पास एक रेखाखंड है जिसको हम एपी सदिश से भी दर्शा सकते हैं, जिसको हम एपी सदिश से भी दर्शाएंगे क्योंकि एपी रेखाखंड है। और आपको पता है कि किसी भी रेखा दिष्ट रेखा में जो रेखाखंड होता है हमारे पास वो उसका सदिश होता है। एपी हमारे पास सदिश है। अगर इस रेखा की दिक्कोजें मुझे निकालनी हो तो आप देखेंगे कि अगर एपी सदिश की दिक्कोजें अगर मुझे पता हो तो वही दिक्कोजें इस एल की होंगी। तो आप सिंपल देख सकते हैं। तो इसके पैरेलल हमने एक रेखा मूल बिंदु O से जाती हुई निकाली बनाई जो है आपके पास OP। तो जो पॉइंट P है उसके निर्देशांक आपके पास है x, y एंड z। तो ये पॉइंट P है जो AP के पैरेलल है। तो सबसे पहले आपने देखा जो OP सदिश है तो AP के समांतर है। और OP सदिश अगर AP के समांतर होगा तो इसके दिक् अनुपात, इसकी दिक्कोजें और इसकी दिक्कोजें सेम होंगी, एक जैसी होंगी। तो सबसे पहले हमें इसको समझना है कि दिक्कोजें हैं क्या। अब आपको सबसे पहला आपका जो टॉपिक है वो है कि दिक्कोजें क्या है। दिक्कोजें, देखिए ये कोजें कोसाइंस, आप ऐसे समझेंगे ये कोस है, कोजें दिक, कोजें कोसाइंस है, कोस है आपके पास। क्या है कोस, इसके बारे में हम समझेंगे। ये जो ओपी सदिश है आपके पास, ये जो ओपी सदिश है यानी कोई भी रेखा है त्रिभुज में वो एक्स एक्सिस के साथ धनात्मक दिशा में जो एंगल बनाती है, वाई एक्सिस के साथ जो धनात्मक दिशा में जो एंगल बनाती है, जेड एक्सिस के साथ जो धनात्मक दिशा में एंगल बनाती है, उनका कोस ओपी सदिश एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, उनका कोस, तो कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा जो है आपके पास वो इस रेखा ओपी सदिश के दिक्कोजें हैं। तो कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा ओपी सदिश के दिक्कोजें हैं। वापस एक बार इसको वापस समझेंगे आप कि ओपी सदिश जो हमारे पास है वो हमारा त्रिविम में एक्स एक्सिस के साथ जो कोण बनाता है उसका कोस, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल कोण बनाता है बीटा उसका कोस, और जेड एक्सिस के साथ जो कोण बनाता है गामा उसका कोस। तो जो ओपी सदिश एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो है अल्फा और उसका कोस लेना है यानी कोसाइन, दिस इज कोस अल्फा। तो कोस अल्फा ओपी सदिश का हमारे एक्स एक्सिस के साथ दिक्कोजें है। तो आप देखेंगे कि कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा ओपी सदिश के दिक्कोजें हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ से यही देखा है। तो कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा ओपी सदिश की दिक कोसाइन कहते हैं, इनको ही दिक कोसाइन कहते हैं। और इनको हम एल, एम और एन से भी दर्शाते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि एल इक्वल्स टू आपका कोस अल्फा है, एन इक्वल्स टू कोस बीटा है और एन इक्वल्स टू कोस गामा। तो जो कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा आपके दिक कोसाइन हैं उनको हम एल, एम और एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं।
इसके बाद कुछ बेसिक पॉइंट हम यहाँ से कंसिडर करेंगे कि जो एलिमेंट है, आपने किसी भी जब भी किसी दिक कोसाइन को अगर आप नोट करेंगे तो एल एम एन इस तरीके से कोमा से उसको अलग अलग करेंगे। आप इसको ब्रैकेट में क्लोज नहीं करेंगे। अगर आप ब्रैकेट में इसको क्लोज कर देंगे तो किसी भी बिंदु के निर्देशांक बन जाएंगे। इसलिए जब भी दिक कोसाइन जो है उनको हम एक कोमा के द्वारा अलग करते हैं। इसके बाद देखिए, आपने देखा कि ये जो रेखा है ओपी वो एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाती है, वो है अल्फा। अगर मैं ओपी सदिश की बात करता हूँ यहाँ से, तो ये ओपी सदिश जो है वो उसके साथ अल्फा एंगल बनाता है। और ओपी सदिश का ही अगर मैं रिवर्स की बात करूँ इस तरीके से, तो वो हो गया आपके पास पीओ। यानी हमने अभी ओपी सदिश को डिस्कस किया, इसकी दिक कोसाइन एलिमेंट है। अब हम बात कर रहे हैं पीओ सदिश। वैसे आप देख सकते हो कि ये जो रेखा है, तो ओपी सदिश और पीओ सदिश दोनों इसी रेखा के ही पार्ट हैं। इसका मतलब जो अगर अलग से इस पीओ सदिश की अगर दिक कोसाइन निकलती हैं, वो दिक कोसाइन भी इसी रेखा की दिक कोसाइन होंगी। तो किसी भी रेखा की दो दिक कोसाइन, दो प्रकार की दिक कोसाइन हमारे पास होती हैं, वो देखेंगे हम कैसे। आप देखेंगे अब ये जो रेखा है, अगर मैं इसको अगर आप ये ओपी है तो ये पीओ सदिश को कंसिडर करूँ तो ये इसके रिवर्स में है, और ये अगर रिवर्स में है आपके पास, तो ये अगर अल्फा एंगल बनाती है तो ये जो एंगल होगा एक्सिस के साथ वो हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। तो आप देखेंगे कि पीओ सदिश एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा। और उनका कोस जो होता है कोस पाई माइनस अल्फा, कोस पाई माइनस बीटा एंड कोस पाई माइनस गामा जो है वो हमारे पास उस रेखा की दिक कोसाइन है। तो पीओ सदिश की दिक कोसाइन हमारे पास ये निकल के आती है कोस पाई माइनस अल्फा, कोस पाई माइनस बीटा एंड कोस पाई माइनस गामा। कोस पाई माइनस अल्फा है माइनस कोस अल्फा माइनस कोस बीटा माइनस कोस गामा। तो ये हमारे पास क्या है, माइनस कोस अल्फा माइनस कोस बीटा एंड माइनस कोस गामा। ये आपके पास पीओ सदिश की दिक कोसाइन है। और कोस अल्फा कोस बीटा को हम एल से लिखेंगे तो माइनस एल माइनस एन और माइनस एन। तो आप देख सकते हैं कि पीओ सदिश भी इसी रेखा एल का भाग है। इसलिए किसी भी रेखा के जो दिक कोसाइन होंगी वो हमारे पास दो तरीके से होंगी, एक होगी एलिमेंट और एक होगी माइनस एल माइनस एम और माइनस एन। एलिमेंट में होंगी वो इस पर डिपेंड करेगा कि वो आपके पास अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तो एलिमेंट होगा, और वो उसके नेगेटिव डायरेक्शन में होगा तो वो उस केस में माइनस होगा। तो इस तरीके से हमने, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि ओपी सदिश की दिक कोसाइन और पीओ सदिश यानी उसका जो रिवर्स है, उसका जो विपरीत सदिश है, उसकी दिक कोसाइन हम माइनस एल और माइनस एन से दर्शाते हैं। इसी के साथ हम एक्स एक्सिस के साथ भी देखेंगे कि एक्स एक्सिस जो है निर्देशांक एक्स है उनकी दिक कोसाइन क्या होंगी। तो निर्देशांक जो एक्सिस है उनकी दिक कोसाइन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वो है हमारे पास एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस है आपके पास और उनकी दिक कोसाइन। आप देखेंगे जो एक्स एक्सिस है, जैसे आपके पास ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है आपके पास। एक्स एक्सिस जो है, अब एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाती है। इसका जो एंगल होगा 0 डिग्री और उसका कॉस, तो कॉस 0 कॉस 90 एंड कॉस 90। सिंपली समझो कि जो एक्स एक्सिस है उसके दिक कोसाइन कॉस अल्फा कोस बीटा एंड कॉस गामा होगा। जो अल्फा है एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगी, वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री का और जेड एक्सिस के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। फिर कॉस 0 हो गया आपके पास 1 0 एंड 0। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक्स एक्सिस की जो दिक कोसाइन है तो 1 0 एंड 0 होगा। वाई एक्सिस की दिक कोसाइन, तो वाई एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी, तो cos 90। वाई एक्सिस के साथ cos 0 और जेड एक्सिस के साथ cos 90, तो बन जाएगा आपका 0 1 0। ये इसकी दिक, तो वाई एक्सिस की दिक कोसाइन हमारे पास ये होगी। जेड एक्सिस जो है, जेड एक्सिस की दिक कोसाइन आप देख सकते हैं हो जाएगी 0 0 और 1। इस तरीके से आपने देखा जो एक्स एक्सिस है उनकी दिक कोसाइन आपने देख ली। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की दिक कोसाइन को हमने यहाँ पे स्टडी किया है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट वो है रेखा की दिक कोसाइन में संबंध। रेखा की दिक कोसाइन में संबंध यहाँ पे हम देखेंगे। जो रेखा की दिक कोसाइन है यानी एलिमेंट है
उनके बीच में क्या संबंध है, तो रेखा की दिक्कोणों में संबंध, रेखा की दिक्कोणों में संबंध। संबंध हम यहाँ पे निकालेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे ओपी सदिश, ओपी सदिश अगर मैं बनाता हूँ जिसको हम आर सदिश से भी लिखते हैं, तो बन जाएगा आपका आई कैट वाई जे कैट प्लस जेड के कैट। अगर मुझे इस ओपी का अगर परिमाण अगर निकालना हो, आप जानते हैं ओपी सदिश का परिणाम, आर सदिश का जो परिणाम है मेरे पास, वो बन जाएगा आपके पास रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और इसका अगर आप स्क्वायर करते हैं तो इसको सिंपली आर स्क्वायर से लिखते हैं, वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये जो ओपी है उसका जो परिमाण है आपके पास वो है आर स्क्वायर इक्वल्स टू ये वाला पार्ट। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम फर्स्ट लेते हैं, वो है आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखेंगे कि सबसे पहले मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, तो ये जो डिस्टेंस है आपके पास वो हो जाएगी आपके पास x। एक परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो ये जो डिस्टेंस है आपकी है y, और z एक्सिस पे भी एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर सकते हैं, वो डिस्टेंस होगी आपके पास z। तो सिंपली अगर हम बात करें तो ओ ए पी और बी इस ट्राइंगल को कंसीडर करें, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास और ये थीटा है। तो सबसे पहले हमें इनके बीच में रिलेशन फाइंड करना है, तो वो होगा आपका cos अल्फा। तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास आधार और ये कर्ण, तो आधार बटे जो कर्ण है वो आपका cos अल्फा है। आधार है आपके पास x, ये है r और ये cos अल्फा। तो x इक्वल टू जो है वो r cos अल्फा है आपके पास। तो जो x की वैल्यू है आपके पास वो है r cos अल्फा। सिमिलरली आप सेकंड ट्रायंगल में देख सकते हैं, सेकंड जो ट्रायंगल है आपके पास वो ओ बी पी, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ये एंगल बीटा है। तो जो OB है वो आपका आधार है और ये आपका कर्ण है। तो आधार बटे कर्ण जो रिलेशन होगा वो अगेन आपका cos बीटा होगा। आधार है वो y अपॉन r और ये cos बीटा, तो y जो है वो आपके पास होगा r cos बीटा। तो z आपको समझ में आ रहा होगा वो है r cos गामा। तो ये जो वैल्यू है x y और z, ये जो वैल्यू है वो इक्वेशन हम फर्स्ट में रखने वाले हैं। तो x y और z की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में अगर यहाँ पे रखते हैं तो ये बन जाएगा r स्क्वायर इक्वल्स टू x की वैल्यू यहाँ पे पुट किया आपने, ये बन गया r स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, y की वैल्यू है आपके पास r स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर गामा। यहाँ से आप देखेंगे r स्क्वायर है जो कॉमन है, यहाँ से भी r स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो ये बन गया cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर गामा। r स्क्वायर से r स्क्वायर कट होगा, तो रिलेशन आया cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से देखिए बहुत ही सुंदर रिजल्ट है आपके पास कि रेखा की जो दिक्कोणें हैं उनका स्क्वायर करके अगर हम जोड़ते हैं तो उसका मान हमारे पास 1 होगा। और cos अल्फा cos बीटा और cos गामा जो है वो आप l m और n से भी दर्शाते हैं। तो यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। तो इस रिजल्ट की हम काफ़ी चीज़ें हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले कि दिक्कोणों को वर्क करके अगर हम जोड़ते हैं तो उनके बीच में जो रिलेशन है l स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होगा। अब इसी रिलेशन से कई बार हमसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट अगर एक नंबर का क्वेश्चन अगर वो हमसे पूछता है तो आपको यहाँ से पूछ सकता है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 है, तो इसको हम अगर साइन में कन्वर्ट करें तो cos स्क्वायर जो अल्फा है उसको आप लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, सेकंड है आपके पास 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। ये बन जाएगा 3 माइनस कॉमन आएगा आपका, तो ये बन गया sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। तो आप देख सकते हैं ये बन गया sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा जो है वो आपका 1। इसको ट्रांसपोज किया उधर पक्षांतर किया, 1 को इधर लेके आए, तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा जो होगा उसका मान होगा 2 और cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा जो होगा 1 होगा। तो ये डायरेक्ट हमसे एक नंबर में बोर्ड में पूछा जा सकता है, तो डायरेक्ट ये रिजल्ट आपको याद रखना है। तो इन रिजल्ट्स को यही हमारे पास दिक्कोणों में संबंध है, तो
स्लाइड याद रखना है, इनकी भी हेल्प लेके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम इसके कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक प्रॉब्लम हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तो प्रॉब्लम है हमारे पास एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। एक रेखा की, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए, दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है, के साथ समान कोण बनाती है, जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। एक रेखा की दिक् कोसाइन हमें ज्ञात करनी है। आप थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। ये कोई रेखा है ओपी जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है, यानी जो अल्फा, बीटा और गामा जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के साथ जो इसके एंगल है अल्फा, बीटा एंड गामा वो इक्वल है। तो सबसे पहले जो समान कोण बनाती है इसका मतलब हो गया अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा। जो एंगल फॉर्म होते हैं, जो ओपी सदिश है, जो रेखा है, वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ समान कोण बनाती है। तो हमें वो के साथ समान, तो रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात करनी है हमें। तो दिक् कोसाइन ज्ञात करने के लिए आपने अभी जो दिक् कोसाइनों में संबंध हमने डिस्कस किया था उसी को यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो जो संबंध था वो था cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। यहाँ पे देखेंगे कि अल्फा, बीटा और गामा आपके इक्वल है। तो बीटा की जगह भी हम अल्फा से रिप्लेस करेंगे और गामा को भी अल्फा से लिखेंगे। तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। ये बन गया आपका 3 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1, cos स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1/3 और cos अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3। आप देख सकते हैं कि cos अल्फा जो है वो प्लस माइनस 1/√3 है। तो आपने देखा कि cos अल्फा जो है वो प्लस माइनस 1/√3, cos बीटा जो है वो भी अगेन प्लस माइनस 1/√3 और cos गामा जो है वो भी प्लस माइनस 1/√3। और यही आपको बोला गया है कि जो समान कोण बनाती है, तो समान कोण यहाँ पे आपने देख ली, तो प्लस माइनस 1/√3, प्लस माइनस 1/√3 और प्लस माइनस 1/√3 उस रेखा की दिक् कोसाइन है जो एक्सिस के साथ समान कोण बनाती है। अब यहाँ से अगर अपन देखें तो जो प्लस माइनस 1/√3 है, जो प्लस माइनस 1/√3 है, जो प्लस माइनस 1/√3 है, तो आप देख सकते हैं कि cos अल्फा किस तरीके से आपके पास cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा, या फिर आप इसको अगर हम ऐसे देखें कि जो दिक् कोसाइन है हमारे पास वो आपके पास एक तो दिक् कोसाइन है आपके पास 1/√3 और 1/√3। सेकंड दिक् कोसाइन है -1/√3, -1/√3 एंड -1/√3। और यही हमने डिस्कस किया है कि किसी भी रेखा के दो दिक् कोसाइन होते हैं, एक प्लस है एक माइनस है। क्योंकि देखो अगर इसका विपरीत सदिश भी जब हम निकालते हैं तो वो विपरीत सदिश भी इसी रेखा का पार्ट है। और इसके साथ एक छोटा सा हम वापस प्रूव कर देते हैं। और वो हमने क्या डिस्कस किया था, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा तो जो था 1 था हमारे पास। और उसी तरीके से ही एलएमएन में जो रिलेशन था n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू भी 1 था। इसको भी अगर आप डिस्कस करें तो ये हमारे पास जो पार्ट है इसकी वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करें LHS से तो बन जाएगा 1/√3 का स्क्वायर, ये बन गया 1/√3 स्क्वायर और ये है 1/√3 और इसका स्क्वायर। तो आप देखेंगे इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 आएगी। ये बन गया आपका 1/3, फिर आपके पास 1/3 प्लस 1/3। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो बनेगा 3/3, वो ऐसे रिजल्ट आएगा आपके पास 1। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट आपने यहाँ पे डिस्कस किया है, तो वो इम्पोर्टेंट रिजल्ट हमारे पास क्या है कि रेखाओं की जो दिक् कोजें हैं
रेखा की जो दिक्कोजिया है, रेखा की जो दिक कोसाइन है, उन दिक कोसाइनों में जो संबंध है हमारे पास वो है l² + m² + n² = 1।